मित्रों नमस्कार, चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए ये पार्ट 2 है, भाग 2 है। द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 का भाग 2 है। आइए जानते हैं क्या है। यह आखिरी भाग है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए अध्याय 4 में जो है कुल 3 धारा है, 16, 17 और 18। किसी अपराध का दुष्प्रेरण और उसको करने का प्रयत्न, ठीक है ना। तो यहाँ पर दुष्प्रेरण और प्रयत्न को जो है दोषी बनाया गया। कहाँ पर? अध्याय 4 में। पास्को एक्ट के कौन से अध्याय में दुष्प्रेरण और प्रयत्न को दोषी बनाया गया है? तो अध्याय 4 है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। धारा 16, 17, 18, ठीक है। धारा 16 है किसी अपराध का दुष्प्रेरण, ठीक है ना। तो दुष्प्रेरण में क्या क्या आते हैं? देखिए, उकसाना, अपराध को कायद करने हेतु षड्यंत्र आता है, ठीक है। अपराध कारित करने हेतु कोई कार्य करता है या लोप करता है। होने दो जो हो रहा है, यह लोप है। ये जो शब्द होने दो जो हो रहा है, ठीक है ना, यह लोप है। तो उकसाना, षड्यंत्र, कार्य और उसका लोप, ये 3 चीज जो है दुष्प्रेरण में आती हैं। इसके बारे में धारा 16 में बताया गया है। धारा 17 है दुष्प्रेरण के लिए दंड। वह उस अपराध से दंडित किया जाएगा जो उस अपराध के लिए है, ठीक है ना। अर्थात यदि हमने हत्या का दुष्प्रेरण किया है, ठीक है ना, यदि हमने हत्या का षड्यंत्र रचा, दुष्प्रेरण किया, तो हमें भी जो है हत्या का ही दंड दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। धारा 18 है, यहाँ पर देखिए, धारा 18 है किसी अपराध को कारित करने का प्रयत्न। धारा 18 में प्रयत्न को दोषी बनाया गया है और धारा 16 में दुष्प्रेरण को। अपराध कारित करने का प्रयत्न करेगा या करवाएगा वह अपराध के लिए उपबंधित किसी भांति के ऐसे कारावास से यथास्थिति जिसकी अवधि आजीवन कारावास के आधे तक या उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास से जिसकी अवधि दीर्घतम अवधि के आधे तक हो सकेगी प्लस जुर्माना, ठीक है ना। तो जुर्माना भी है, यानी यदि आप देख रहे हैं कहीं पे कोई ऐसा अपराध किया है जहां 20 साल तक सजा है, ठीक है ना, तो 10 साल की सजा जो है प्रयत्न में दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जानते हैं। अब देखिए यह है अध्याय 5, ठीक है ना। अध्याय 5 में धारा 19, 20, 21, 22 और 23 है। मामले की रिपोर्ट करने के लिए प्रक्रिया, ठीक है। और इस वीडियो को पूरा आप लोग देखिए और 1 तारीख को मैं आप सभी लोगों को जो है PDF उपलब्ध करा दूंगा, 1 जनवरी 2023 को। धारा 19 मतलब मामले की रिपोर्ट करने की प्रक्रिया, कंप्लेन कहाँ होगा, FIR कहाँ होगा, ठीक है ना, इसके बारे में बताया गया है अध्याय 5 में। तो देखिए, अपराधों की रिपोर्ट करना विशेष किशोर यूनिट में होगा, पुलिस स्टेशन में ही बना होता है विशेष किशोर यूनिट, या स्थानीय पुलिस को होगा, ठीक है ना। ये जो यूनिट है ये पुलिस स्टेशन में ही होता है। जैसे आप पुलिस स्टेशन के अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ महिला सिपाही होती हैं, एक महिला डेस्क होगा, वहाँ पे महिलाएं अपनी शिकायत कर सकती हैं, महिला पुलिसकर्मी ही वहाँ बैठती है उस डेस्क पर, ठीक है ना। तो इस प्रकार यहाँ पर है। दूसरा, प्रत्येक पुलिस रिपोर्ट में एक प्रविष्टि संख्या होगी, एक क्रमांक संख्या होती है और लेखबद्ध की जाएगी। पढ़कर सुनाई जाएगी। पुलिस अपने रजिस्टर में दर्ज करेगी, ठीक है ना। अब जैसे देखिए आजकल कंप्यूटर का ज़माना है, कंप्यूटर में आपका FIR जो है दर्ज हो गया, उसके बाद एक रजिस्टर में भी, ठीक है ना, वहाँ पर एक रजिस्टर होगा, वहाँ पे भी लिखा जाएगा किस संबंध में कौन कौन सी धारा है, आपका सिग्नेचर कराया जाएगा और जो रजिस्टर होगा उस पर आप लिखेंगे कि एक FIR की 1 प्रति हमने प्राप्त की, ठीक है ना, पुलिस स्टेशन में। जैसी भी स्थिति हो, बालक को संरक्षण गृह या अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। यहाँ पर देखिए धारा 19 खंड 5 में अस्पताल में भर्ती कराना है। यदि उसकी स्थिति गंभीर है तो अब अस्पताल में भर्ती कराना होगा, ठीक है ना। और धारा 19 खंड 6 है 24 घंटे में मामले को स्पेशल कोर्ट या सेशन कोर्ट में रिपोर्ट करना होगा, ठीक है। अब देखिए नॉर्मल प्रक्रिया क्या है। जैसे FIR होता है, ठीक है ना, FIR होता है। FIR होने के 5 या 6 दिन बाद वह FIR जो है कोर्ट में आ जाएगा,
ठीक है ना, एफआईआर कोर्ट में आ जाएगा, ठीक है, जिस कोर्ट से वो संबंधित होगा। लेकिन पॉक्सो के मामले में 24 घंटे के अंदर वह एफआईआर जो है, 24 आवर के अंदर जो है वह एफआईआर जो है न्यायालय के संज्ञान में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए धारा 19 खंड 6 में यह बताया गया है, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं, धारा 20। धारा 20 है मामले को रिपोर्ट करने के लिए मीडिया, स्टूडियो और फोटो चित्रण सुविधाओं की बाध्यता, ठीक है। तो मतलब यदि रिपोर्ट करने के लिए लिखा जा रहा है तो वीडियोग्राफी किया जा सकता है, फोटो खींचा जा सकता है, जो कुछ भी है किया जा सकता है पुलिस के द्वारा। धारा 21 मामले की रिपोर्ट करने या अभिलिखित करने में विफल रहने के लिए दंड, ठीक है ना। कोई व्यक्ति जो धारा 19 या 20 के तहत विफल रहता है तो वह 6 मास तक के कारावास प्लस जुर्माना से दंडित किया जाएगा। किसी कंपनी या किसी संस्था का भार साधक कोई व्यक्ति यदि रिपोर्ट करने में विफल रहता है तो उसे 1 वर्ष का दंड प्लस जुर्माना होगा, ठीक है ना। किसी बच्ची के साथ कुछ गलत होता है, उस कंपनी के हेड से कहा जाता है कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ है, यदि वह पुलिस में नहीं बताता है तो उसके लिए यह चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों को जो है दोषी बताया गया है और यहाँ पर जो है प्राइवेट व्यक्ति को दोषी बनाया गया है रिपोर्ट न करने की स्थिति में। आगे हम लोग बढ़ते हैं, धारा 22 है मिथ्या परिवाद या मिथ्या सूचना के लिए दंड। यदि आप मिथ्या किसी को फंसाने के लिए, मिथ्या परिवाद कब करते हैं, मिथ्या एफआईआर कब लिखाते हैं, किसी को फंसाने के लिए, किसी को तंग करने के लिए, ठीक है ना। तो धारा 22 है किसी को तंग करने के लिए यदि आप पॉक्सो एक्ट लिखवाते हैं तो क्या होगा। कोई व्यक्ति जो धारा 3, 5, 7, 9 के अधीन मिथ्या परिवाद सूचना के लिए 6 मास तक का उसको दंड दिया जाएगा। यहाँ पे सॉरी तो मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, उसे आप देख सकते हैं, ये 6 मास तक का दंड है। 6 मैं मास लिखना भूल गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं, बालक द्वारा मिथ्या परिवाद देने पर कोई दंड नहीं होगा। जो कोई बालक नहीं होते हुए किसी बालक के विरुद्ध कोई मिथ्या परिवाद करेगा उसे 1 वर्ष तक की सजा व जुर्माना होगा। आप बच्चे नहीं हैं, आप वयस्क हैं, लेकिन आप उस बालक के खिलाफ जो है किसी भी बालक, बालक का मतलब लड़का या लड़की, यहाँ पे बालक का अर्थ पॉस्को एक्ट में जो बालक शब्द लिखा गया है, ठीक है ना, बालक का अर्थ है लड़का या लड़की, ठीक है, बालक का अर्थ है नर या मादा। आगे देखते हैं धारा 23। धारा 23 में है मीडिया के लिए प्रक्रिया, यानी कि जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया या अखबार वाले जो हैं, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से मीडिया स्टूडियो में कोई भी पूर्ण या अधिप्रमाणित सूचना रखे बिना, अधिप्रमाणित मतलब कि मतलब जो अधिप्रमाणित का मतलब होता है सर्टिफाइड, अधिप्रमाणित का मतलब सर्टिफाइड सूचना उसके पास होना चाहिए, पुख्ता सबूत सूचना होना चाहिए, के बिना किसी बालक के संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। खंड 2 किसी मीडिया से कोई रिपोर्ट, नाम, पता, फोटो, परिवार, विद्यालय जिससे बालक की पहचान प्रकट नहीं करेगा, ठीक है। कोई भी मीडिया यदि किसी बच्चे के खिलाफ, किसी बालक के खिलाफ कोई अपराध होता है तो उसका नाम, पता, परिवार सदस्यों का नाम कुछ भी मीडिया में जो है आएगा नहीं, जिससे उस बालक को बाद में बदनामी न सहना पड़े उस परिवार को। इसलिए यह धारा 23 काफ़ी महत्वपूर्ण, ठीक है ना। तो आप यह देखिए धारा 23 जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। धारा 23 हो गया, ठीक है, धारा 19 हो गया, इस धारा अध्याय 5 में धारा 19 और धारा 23 जो है काफ़ी महत्वपूर्ण, धारा 22 भी महत्वपूर्ण, ठीक है। धारा 19, धारा 22 और धारा 23 काफ़ी महत्वपूर्ण, इसे आप पढ़िए। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखिए अध्याय 6 है। अध्याय 6 में जो है धारा 24, 25, 26, 27 कुल 4 धारा, बालकों के कथनों को अभिलिखित करने की प्रक्रिया, ठीक है ना। जो एफआईआर लिखा जाएगा, जो स्टेटमेंट लिया जाएगा, उसकी प्रक्रिया क्या है, कैसे लिया जाएगा, देखिए क्या है। धारा 24 से बालकों के कथन को अभिलिखित करना, यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण धारा है ये। धारा 24 से बालकों के कथन को अभिलिखित किया जाना। कथन बालक के पसंद के स्थान पर लिखा जाएगा। मान लीजिए बालक 4-5 साल का है, पुलिस स्टेशन में
तो हो सकता है किसी पार्क में, किसी बाग बगीचे में जेल ले जाके लिखा, जहाँ पे उसका मन करे, ठीक है, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है। कथन महिला एसआई द्वारा लिखा जाएगा, जो वर्दी में कथन लिखते समय नहीं होगी, ये ठीक है ना। धारा 24 का पहला खंड कहता है कि कथन बालक के पसंद के स्थान पर लिखा जाएगा। घर पे लिखाना चाहता है घर पे, किसी पार्क में तो पार्क में। महिला जो है जो कथन लिखेगी वो है जो है ड्रेस में नहीं होगी, अपने यूनिफॉर्म में नहीं होगी, सिविल ड्रेस में होगी। खंड 2, बालक को रात्र में पीएस में नहीं रखा जाएगा। पीएस का मतलब पुलिस स्टेशन में नहीं रखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। खंड 3, बालक की पहचान पुलिस द्वारा तब तक संरक्षित रखा जाएगा जब तक कि मामला न्यायालय में न चला जाए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा तो जरूर है ये, ठीक है ना, लेकिन ये लिखा तो जरूर है, लेकिन अपराध होने के बावजूद भी लोग डरते हैं कानूनी प्रक्रिया से, इसलिए लोग छापते नहीं हैं बच्चों का नाम पता। आगे बढ़ते हैं हम लोग। धारा 25 है, आइए देखते हैं। धारा 25, मजिस्ट्रेट द्वारा बालक के कथन का अभिलेखन, ठीक है ना। धारा 164 सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट बालक द्वारा बोले गए कथन के अनुसार लिखेगा। दूसरा, मजिस्ट्रेट सीआरपीसी 173 के अधीन कोई फाइल किए गए जाने पर धारा 207 के तहत जो फ्री कॉपी दिया जाता है, ठीक है, वो दे देगा। माँ बाप को विनिर्दिष्ट दस्तावेजों की एक फ्री कॉपी दे देगा। आगे बढ़ते हैं। धारा 26 में अभिलिखित किए जाने वाले कथन के संबंध में अतिरिक्त कथन, बालक जिस पर भरोसा करता है उसकी उपस्थिति में मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी कथन लिख सकता है, ठीक है। जिस पर भरोसा करता है उसकी उपस्थिति में, माँ है, बाप है, भाई है, कोई भी है, उसकी उपस्थिति में कथन लिखा जा सकता है। दूसरा, जहां आवश्यक हो अनुवादक की सहायता ली जा सकती है। तीसरा, मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी मानसिक और निःशक्त बालक का कथन लिखने हेतु तो किसी विशेषज्ञ की सहायता ले सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह देखिए, आप लोग अक्सर देखते हैं कि अनुवादक लिखा रहता है, अनुवादक, ठीक है, और विशेषज्ञ, ठीक है ना, विशेषज्ञ। अब ये न्यायालय में कैसे आएंगे? मान लीजिए न्यायाधीश है, एक लेटर लिखेगा डीएम को, ठीक है, क्या लिखेगा? डीएम को लेटर लिखेगा कि एक अनुवादक हमें दीजिए। तो अनुवादक जो है बीएसए को लेटर लिखेगा या डीवाईएस को लेटर लिखते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ से जो है एक अनुवादक जो है वो भेजा जाएगा न्यायालय में। ऐसे ही प्रक्रिया विशेषज्ञ के बारे में भी है, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। संभव हो तो ऑडियो वीडियो का भी प्रयोग रिकॉर्ड करने हेतु किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए, संभव हो तो ऑडियो वीडियो का प्रयोग किया जा सकता है, धारा 25 खंड 4 में। आगे बढ़ते हैं। धारा 27 क्या है? 25 जो धारा 26 है, सॉरी, धारा 27 देखते हैं। धारा 27, बालक की चिकित्सीय परीक्षा काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। बालक का मेडिकल जांच की जाएगी, पुलिस के द्वारा कराई जाती है। बालिका है तो महिला डॉक्टर के द्वारा मेडिकल जांच होगा। तीसरा है, मेडिकल जांच माता पिता या बालक जिस पर भरोसा करता है उसकी उपस्थिति में होगा, ठीक है। यदि माता पिता या विश्वस्त आदि उस समय उपस्थित नहीं है पाते हैं तो सीएमओ द्वारा नॉमिनेटेड महिला की उपस्थिति में जांच की जाएगी। अब बहुत सारी बालिकाएं होती हैं जो 17-18 साल की हैं या 16 साल की हैं, ठीक है, वो मेडिकल जांच कराने से मना कर देती हैं, तो उनका केस जो है वहीं पर कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। 16, 17, 18 साल के जो लड़कियां हैं तो जिनका थोड़ा सा दिमाग काम करता है, कभी कभी ऐसे मामले आते हैं न्यायालय में कि वो लोग अपना जांच कराने से मना कर देते हैं, जिससे उनका केस कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आइए ये देखिए है विशेष न्यायालय, अध्याय 7 है विशेष न्यायालय, धारा 28, 29, 30 और 31, 32। धारा 28, 29, 30 और 31, 32 काफी महत्वपूर्ण अध्याय है ये। धारा 28 में विशेष न्यायालय का गठन है। राज्य सरकार हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर प्रत्येक जिले में एक सेशन न्यायालय, जिसे विशेष न्यायालय कहा जाएगा, जिसे पॉस्को कोर्ट कहा जाएगा, का गठन करेगी। कहाँ पर है? धारा 28 में, काफी महत्वपूर्ण धारा है। धारा 29 में कतिपय अपराधों के बारे में उपधारणा। धारा
3, 5, 7 और 9 के तहत जब तक अपराध साबित नहीं हो जाता है, यह माना जाएगा कि अपराध उसी व्यक्ति ने किया है। यदि हमारे ऊपर पॉक्सो एक्ट लग गया, जब तक धारा 3, 5, 7, 9 में जब तक यह साबित नहीं हो जाता, यह माना जाएगा कि अपराध मैंने ही किया है। धारा 30 है आपराधिक मानसिक दशा के बारे में उपधारणा। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि आपराधिक मानसिक दशा की उपधारणा पॉक्सो एक्ट के किस सेक्शन में है, तो धारा 30 में है। आगे बढ़ते हैं। धारा 31 है विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों को सीआरपीसी 173 लागू होगा। ठीक है ना, इसका मतलब यह है कि जो पॉक्सो कोर्ट है उसके ऊपर सीआरपीसी में जो कार्रवाई दी गई है वह लागू होगा, सीआरपीसी लागू होगा। धारा 32 है विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति पूछा जा सकता है आपसे, तो उनके पास 7 साल का विधिक व्यवसाय का अनुभव हो, वही लोग जो है हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अध्याय 8 में। अध्याय 8 है विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियां तथा साक्ष्य का अभिलेख। यहां पर देखिए धारा 33, 34, 35, 36, 37 और 38। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं धारा 33 में विशेष न्यायालय की क्या शक्तियां हैं। ठीक है ना, पहली बात किसी न्यायालय की क्या, सामान्य तौर पर किसी न्यायालय की क्या शक्ति है। यदि एफआईआर नहीं लिखी जाती है तो परिवाद कर सकता है वो। ठीक है ना, स्पेशल कोर्ट परिवाद या एफआईआर पर ऐसे मामलों का संज्ञान ले सकता है। एफआईआर पर तो लेगा ही लेगा, लेकिन यदि एफआईआर नहीं लिखी जाती है तो परिवाद पर भी लिया जा सकता है। दूसरा, विशेष लोक अभियोजक या डिफेंस काउंसिल बालकों से प्रश्न पूछने से पहले प्रश्नों की एक लिस्ट न्यायालय के समक्ष रखेगा तब पूछेगा। ठीक है ना, आपको क्या बालकों से कौन से प्रश्न पूछने हैं क्रॉस एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो एक लिस्ट जो है क्या क्या आप पूछना चाह रहे हैं, एक लिस्ट जो है न्यायाधीश को आप दे देंगे, उसके बाद जो है आप पूछ सकते हैं। यदि न्यायाधीश ने किसी प्रश्न पर कह दिया कि आप इसे नहीं पूछेंगे तो नहीं पूछेंगे। आगे बढ़ते हैं। स्पेशल कोर्ट विचारण के दौरान बालक को आराम करने का मौका देगा। जो पॉक्सो कोर्ट होते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पर भाई 1 साल से लेकर 18 साल तक के जो बालक हैं, बच्चे हैं, उनका ट्रायल होता है। तो वहाँ पर ये थोड़ी बहुत कुर्सी रहे खेलने के लिए स्थान होगा, टेडी बियर रखा रहता है। ठीक है ना, बहुत डेकोरेटेड होता है ये सब कोर्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्पेशल कोर्ट सुनवाई के दौरान बालक के साथ माता पिता विश्वास पात्र, पत्र लिखा हुआ है यहाँ पर, पात्र है, लोगों को उसके साथ खड़ा रह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चरित्र हनन वाला प्रश्न उससे नहीं पूछा जाएगा कि तुम जो है वैश्यावृत्ति का काम करते हो, ये सब क्वेश्चन उससे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तुम लड़की सप्लाई करते हो या लड़का सप्लाई करते हो, ये सब क्वेश्चन उससे नहीं पूछा जाएगा। विशेष न्यायालय को इस एक्ट के तहत सेशन न्यायालय समझा जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। धारा 34 है बालक द्वारा अपराध किए जाने और विशेष न्यायालय द्वारा आयु का अवधारण करने के मामले में प्रक्रिया। धारा 35 है बालक के साक्ष्य को अभिलिखित और मामले का निपटारा करने की अवधि। ठीक है ना, ये काफी महत्वपूर्ण है। धारा 35 काफी महत्वपूर्ण। बालक के साक्ष्य को, यहाँ साक्ष्य लिखा हुआ है, ये बालक के साक्ष्य को विशेष न्यायालय द्वारा अपराध की संज्ञान किए जाने के 30 दिन के भीतर होगा। ठीक है ना, जो कि लिखा जरूर रहता है लेकिन यह नामुमकिन है क्योंकि अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ गए पॉक्सो एक्ट में। ठीक है ना, पॉक्सो एक्ट में जो अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, एफआईआर बहुत सारे लिखे जाते हैं लेकिन सज़ा नहीं होती है। कारण क्या है कि भाई दोनों पक्षों में समझौता हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ हॉस्टाइल बयान हो जाता है, समझौता हो जाता है, भाई 4-5 लाख रुपए में अपनी सेटिंग हो जाती है, 10 लाख रुपए में, जैसा भी दोनों पक्षों का मैटर हो। ठीक है, सबसे बड़ी हिंदुस्तान में सबसे बड़ी आजकल जो दुर्दशा है इसी चीज़ की है। ठीक है, किसी दिन आपको सेपरेट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या होता है। संज्ञान लिए जाने की तारीख से 1 वर्ष के भीतर पूरा विचारण हो जाएगा। अक्सर होता भी है, यदि न्यायालय ने लिख दिया है तो हाई कोर्ट से आर्डर लोग लेकर के आते हैं। धारा 36 है साक्ष्य देते समय बालक का अभियुक्त को न दिखाया जाना। धारा 37 है विचारण के बंद कमरे में संचालन। यदि कोई विशेष परिस्थिति हो तभी होता है, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है।
धारा 38 है, बालक का साक्ष्य लिखते समय किसी दुभषीय या विशेषज्ञ की सहायता। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, अब यहां पर देखिए अध्याय 9 है। ठीक है ना, धारा 39, 40, 41, 42। धारा 42 जो है 2013 में जोड़ा गया था। धारा 42A, धारा 43, 44, 45, 46। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए सिर्फ 3 धाराओं का मैंने वर्णन किया, बाकी सब धाराएं परीक्षा की दृष्टि से इतनी उपयोगी है नहीं। धारा 39 से विशेषज्ञ आदि की सहायता लेने के लिए बालक के लिए मार्ग निर्देश। तो गैर सरकारी संगठन, मनोविज्ञानी, सामाजिक कार्यकर्ता, डॉक्टर पूर्व विचारण और विचारण प्रक्रम में सहयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, विचारण के किसी भी प्रक्रम में वो सहयोग कर सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण धारा है, इसे पढ़ लीजिए आप। धारा 40 है, विधिक काउंसिल की सहायता लेने के लिए बालक का अधिकार। ठीक है ना, तो काउंसिल का मतलब होता है वकील, काउंसिल का मतलब अधिवक्ता। ठीक है, यदि आप बताते हैं क्या होता है यहाँ पे, तो मान लीजिए जो पॉक्सको कोर्ट है, तो बालक को जो है सरकारी वकील तो मिला हुआ है। सरकारी वकील जो है, सरकारी वकील बालक के पक्ष में है ये, क्योंकि कानून के तहत उसको मिला हुआ, क्योंकि वो पीड़ित पक्षकार है। तो यदि ये बालक प्राइवेट वकील रखना चाहता है तो अपना वकालतनामा लेकर के जाएगा। ठीक है ना, सरकारी वकील उसके वकालतनामा पे जो है सिग्नेचर कर देगा और अलाउ लिख देगा, एक्सेप्टेड लिख देगा। ठीक है ना, तो उससे जो है आप प्राइवेट वकील भी उसमें जुड़ जाता है। आगे बढ़ते हैं। कुछ मामलों में धारा 3 से 13 तक के उपबंध का लागू न होना चिकित्सीय उपचार के संबंध में है। ठीक है ना, तो ये काफ़ी, बस इतना ही पढ़ना है आपको। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बाकी की हमने जो 4-5 धाराएं हैं हमने लिखा नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि वो महत्वपूर्ण नहीं है। चलिए, धन्यवाद आप सभी को वीडियो देखने के लिए।